क्या बोल रहे हैं? तो खनिज संसाधन, खनिज संसाधन क्या? खनिज निश्चित रासायनिक संयोग एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचनाओं वाले ठोस प्रकृति पदार्थों को कहा जाता है। अब देखिए खनिज संसाधन किसको कहते हैं? हम जानते हैं कि लोहा है या फिर चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, जो भी है, ये तो मिट्टी के नीचे से निकलता है, खादान से निकलता है। तो मिट्टी के नीचे जो ये खादान में पाए जाते हैं तो उसके उस रूप को क्या बोलते हैं? उस तरह के जो खनिज पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, लगभग 2000 से अधिक खनिज की पहचान की जा चुकी है। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिजें मिली हैं। कितना मिली है भारत में? 100 से अधिक। कुल खनिज की कितनी पता चल पाया है? तो 2000 से भी अधिक। अब कहते हैं खनिज के कितने प्रकार? तो खनिज के मुख्य 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। पहला क्या है? धात्विक खनिज, और दूसरा क्या है? अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज कहने का मतलब जिसमें जैसे कि लौहयुक्त खनिज और अलोहयुक्त खनिज। अब धात्विक खनिज कहने का मतलब हुआ कि जिसमें लोहा का अंश हो या फिर लोहा का अंश ना भी हो। तो समझे, जिसमें लोहा का अंश होगा उसे क्या बोलेंगे? लौहयुक्त। जैसे लोहा, निकेल, मैग्नीज, क्वाल्ट, ये सब जो है ये सब क्या कहलाते हैं? लौहयुक्त। और लौहयुक्त में कौन कौन है? सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, ये सारे क्या कहलाएंगे? तो अलौहयुक्त कहलाएंगे। अब अधात्विक खनिज में कौन कौन हो जाएगा? तो कार्बनिक या ईंधन खनिज जैसे कोयला और पेट्रोलियम को अधात्विक खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे? अधात्विक खनिज कहेंगे। कार्बनिक खनिज में क्या क्या होंगे? जैसे अभ्रक है, कार्बनिक खनिज में हमने देखे कि खनिज में कोयला और पेट्रोलियम आदि हैं। ठीक है, और कार्बनिक खनिज में अभ्रक, ग्रेफाइट आदि आते हैं। ठीक है, तो हमने देखे खनिज के 2 प्रकार, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के फिर से 2 प्रकार, लौहयुक्त खनिज और अलोहयुक्त खनिज। अधात्विक खनिज के भी 2 प्रकार, कौन कौन से? तो कार्बनिक खनिज या ईंधन, और इधर अकार्बनिक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खनिजों का वितरण कैसे कैसे क्या है, चलिए उस पर बात करें। तो देखिए बात को समझना पड़ेगा हमको। तो खनिजों का वितरण समझो। भारत की प्रमुख खनिज पेटी 3 इसको क्षेत्र देते हैं, या फिर इसको बोलते हैं कि ये क्षेत्र जिसमें ये खनिज। तो पहला का नाम देते हैं हम उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा दक्षिण पश्चिमी पठार, और तीसरा है उत्तर पश्चिम प्रदेश खंभात की खाड़ी में। अब ये जो उत्तर पूर्वी पठार बोलते हैं इसको छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी आंध्र प्रदेश, ये सब आते हैं। इसमें कौन कौन से खनिज मिलते हैं? तो लौह, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, ये खनिज हमको उत्तर पूर्वी में मिलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम पठार में हमको क्या? तो लौह, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि। पश्चिम प्रदेश खंभात की खाड़ी वाला जो बात है उसमें चांदी, सीसा और जस्ता मुख्य रूप से मिलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको एक सारणी के थ्रू हम समझते हैं कि मतलब इसमें क्या। तो देखिए बात को समझने की कोशिश करिए। धात्विक खनिजों का वितरण में जैसे लोहा के प्रकार कितने होते हैं? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिंडेराइट मुख्य 3 ऊपर वाले हैं, है ना। आपको ये तीनों नाम मुख्य रूप से सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसका भंडारण का अगर बात करें तो कितना भंडारण है? तो इसका भंडारण है लगभग कि 1427.1 लाख टन है। ठीक है, वितरण का अगर बात करें इसका तो वितरण कितना है? बेल्लारी और संदूर आदि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 20%, और ये जो बोले ना कर्नाटक में बेल्लारी और संदूर में 25%, ओडिशा में गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ आदि में 19%, झारखंड में 15%, पश्चिम एवं पूर्वी सिंहभूम, पलामू, धनबाद आदि क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो अन्य राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी ये चीज़ें है ना। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया मेरा लौहयुक्त का। ठीक है, लोहा का जो है मेन रूप से कहाँ कहाँ था। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीज के। तो मैग्नीज का उत्पादन भारत का 3रा स्थान है, मतलब मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो स्थान है कौन सा है? 3रा है। अब इसका बात करें तो उपयोग क्या क्या? तो बैटरी के पेंट में और कीटनाशक में। भंडारण कितना है? 16 से 70 लाख टन। वितरण कहाँ कहाँ? तो 37% ओडिशा, सुंदरगढ़ एवं कालाहांडी में। महाराष्ट्र 25%, नागपुर और भंडारा में। ठीक है,
इसके बाद मध्य प्रदेश बालाघाट और छिंदवाड़ा में 21%, कर्नाटक शिमोगा और चित्रदुर्ग में, आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, कुंडप्पा और कंदूर, इस सब में ये मैग्नीज अयस्क इस प्रकार से है। बॉक्साइट, बॉक्साइट और लौह धातु अल्युमिनियम धातु निकलती है। बॉक्साइट से जो निकलता है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो अल्युमिनियम का अयस्क है। इसका उपयोग वायुयान में, विद्युत बर्तन, सफ़ेद सीमेंट। भंडारण कितना है? तो 3037 मिलियन टन है। वितरण कहाँ कहाँ है? ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्य। तो ओडिशा 42% सबसे ज़्यादा, कालाहांडी, बोलंगीर, संभलपुर, गुजरात 17.35, जामनगर, कैरा, महाराष्ट्र 12%, कोलाबा, रत्नागिरी, छत्तीसगढ़ 6%, सरगुजा, रायगढ़, अन्य राज्य झारखंड, कर्नाटक भी है इसमें। अब बात करते हैं तांबा का। तांबा भी अलोहयुक्त धातु है। उपयोग विद्युत और बर्तन में। भंडारण कितना है? तो 125 करोड़ टन है। ठीक है। अब इसका वितरण का अगर बात करें तो झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अब इसके कौन से, जैसे झारखंड में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, राजस्थान के खेतरी, सिंघाना, मेघला, मध्य प्रदेश बालाघाट, छत्तीसगढ़ दुर्ग, आंध्र प्रदेश खम्मन, गुंटूर, कर्नाटक चित्रदुर्ग, हासन और महाराष्ट्र चंद्रापुर। ये सारे जगह पे क्या है? तांबा का वितरण है। ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। खनिज के बारे में कुछ चीज़ें और है जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अधात्विक खनिज का जो वितरण है, कहने का मतलब अधात्विक खनिज में क्या है? तो अभ्रक और चूना पत्थर मुख्य है। तो समझे बात को। भारत विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादन है। मतलब अभ्रक के मामले में भारत क्या है? अग्रणी है, मतलब सर्वप्रथम है। अब कहने का मतलब एक बहुत अच्छा प्रतिशत है। अब समझे बात को। इसका उपयोग कहाँ होता है? कहिएगा अभ्रक का जो इतना अच्छा है, अग्रणी है भारत, तो उसका उपयोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, मिट्टी के खिलौने आदि में। भंडारण कितना है? तो 59,069 टन। कितना भंडारण है? 59,069 टन। वितरण कहाँ कहाँ है? बिहार के गया, मुंगेर, भागलपुर, झारखंड के धनबाद, पलामू, रांची, सिंहभूम, बिहार, झारखंड। भारत का 80% अभ्रक यहीं पर उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में, राजस्थान जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर में। यूएसए भारतीय अभ्रक का प्रमुख आयातक हैं। अब बात करते हैं चूना पत्थर। ठीक है। भंडारण कितना है? तो 2 से 4 मिलियन टन। उपयोग सीमेंट, लौह इस्पात, रासायनिक उद्योग, उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में। मध्य प्रदेश में वितरण इसका है और अन्य राज्य भी है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आदि। मध्य प्रदेश मुख्य, देश का लगभग 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। याद रखें इन सब बातों को। अब बात करते हैं आगे, समझे। खनिज का आर्थिक महत्व। खनिज उद्योगों की जननी है। बिना खनिज का आप उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते। देश के आर्थिक विकास के लिए खनिज संपदा आवश्यक है। विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग होता है। किसको? खनिज का। खनिज का संरक्षण क्यों करें? अनवीकरणीय संसाधन है, इसकी मात्रा सीमित है। अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो एक बार ख़त्म हो गया तो फिर हम भिखारी हो जाएंगे, हाथ फैलाना पड़ेगा हमको या फिर दूसरे से ये चीज़ हो जाएगा। अति दोहन के कारण खनिज का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। फिर समस्या तो आप जानते ही हैं। कैसे करें खनिज का संरक्षण? तो पहला उपाय है कि खनिजों के दोहन पर नियंत्रण एवं इसका विवेकपूर्ण उपयोग। बहुत अच्छा शब्द है, विवेकपूर्ण उपयोग। विवेक से उपयोग करें। कितना करना है और क्यों करना है देखते हुए। खनिज के सस्ते विकल्पों की खोज करना। खनिज संरक्षण के साथ उसके प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। बात करते हैं शक्ति
ऊर्जा संसाधन। मानव सदियों अपने विभिन्न क्रियाकलाप हेतु शक्ति के जैव एवं अजैव रूपों का प्रयोग करता आ रहा है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा स्रोत वाणिज्यिकी ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। क्या बोले बात कि बोले कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जल विद्युत, ये आणविक ऊर्जा, ये क्या लगा वाणिज्यिकी ऊर्जा स्रोत कहलाता है। कॉमर्स से कह सकते हैं, कॉमर्शियल। शक्ति संसाधन के प्रकार, उपयोग के आधार पर, स्रोत की स्थिति के आधार पर, संरचनात्मक गुणों के आधार पर और समय के आधार पर, इतने आधार पर शक्ति को हम विभाजित कर सकते हैं। तो बात करते हैं उपयोग के आधार पे, है ना। किसके आधार पे? तो उपयोग के आधार पे। उपयोग के आधार पे अगर हम बात करें तो उपयोग के आधार पे क्या है? प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा कहने का मतलब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और प्राथमिक कहने का मतलब जो हमको पृथ्वी से एज इट इज मिल जाता है। जैसे कोयला हमको एज इट इज मिल जाता है, लेकिन कोयला से हम विद्युत बनाते हैं, तो ये क्या होता है? गौण ऊर्जा। स्रोत की स्थिति के आधार पर चलिए बात करते हैं। तो बात करें तो क्षयशील संसाधन और अक्षयशील संसाधन। क्षयशील संसाधन कहने का मतलब कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अक्षयशील संसाधन कहने का मतलब प्रवाहीय जल है, पवन है, सौर ऊर्जा, इसका क्षय नहीं हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं संरचनात्मक गुणों के आधार पे। तो जैविक ऊर्जा और अजैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा कहने का मतलब क्या? जैविक मतलब जिसमें जान है ना। मानव, प्राणी, शक्ति, वन, ये सब क्या है? जैविक ऊर्जा। अजैविक में क्या है? जल, पवन, सौर, खनिज, ये सारे संसाधन क्या है? अजैविक। कहने का मतलब एक तरह से कह सकते हैं सजीव और निर्जीव की तरह। समय के आधार पर पारंपरिक और गैर पारंपरिक। जैसे कोयला क्या है? पारंपरिक है, पेट्रोलियम प्राकृतिक। जबकि गैर पारंपरिक क्या करें? सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु, भूताप। कहने का मतलब जिसको समय से मतलब है। जैसे कोयला को समय से मतलब, कोयला बनने का एक निश्चित समय है। अगर कोयला बनेगा तो मान लीजिए हमको 500 वर्ष लगेगा या फिर 1 लाख वर्ष लगेगा, तो वो उतना समय लगेगा। लेकिन क्या है? सूर्य में और या पवन में, इस सब में कोई समय का ये नहीं है, तो इसीलिए इसे गैर पारंपरिक बोलेंगे। ठीक है। अब चलिए बात को हम आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है कि पारंपरिक ऊर्जा शक्ति के स्रोत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत। कोयला का भंडारण का बात करें तो कितना? तो कोयला का भंडारण है 26,454 करोड़ टन। उत्पादन 456.373 मिलियन टन 2007-8 के अनुसार। कोयला को जब वर्गीकरण का बात आता है तो इसे हम 4 भागों में बांटते हैं। एंथ्रासाइट सुपर कोयला सबसे अच्छा कोयला, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट सबसे खराब कोयला। मतलब कहने का मतलब 90% से अधिक इसमें कार्बन की मात्रा होती है, इसीलिए सबसे अच्छा कोयला। मतलब जिसमें जितनी ज़्यादा कार्बन होगी वो उतना ही अच्छा कोयला माना जाएगा। अब बिटुमिनस में क्या होता है? 70 से 90% के बीच होता है, तो ये भी अच्छा है। लिग्नाइट क्या होता है? 30 से 70% है, ये भी काम चलाव है। लेकिन पीट जो है सबसे निचले स्तर का कोयला है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वितरण और उत्पादन राज्य प्रमुख क्षेत्र। तो गोंडवाना क्षेत्र, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, वर्धा, दामोदर घाटी, ये सब क्षेत्र में वितरण। टर्शियरी क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। लिग्नाइट क्षेत्र तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये सारे क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें जो है आ जाते हैं जहाँ इनका वितरण है। और खनन क्षेत्र का अगर बात करें जैसे कि तो झारखंड, राजमहल, झरिया, गिरिडीह, रामगढ़। फिर है छत्तीसगढ़ है चिरी मिरी, उड़ीसा में क्या है? तलचर, रामपुर। महाराष्ट्र वर्धा, बामनपल्ली, कामपट्टी। मध्य प्रदेश सिंगरौली, उमरिया। पश्चिम बंगाल रानीगंज। इन सब जगहों पे खनन क्षेत्र है, इनका खनन का कार्य होता है। अगर पेट्रोलियम का बात किया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से है। भारत में अगर पेट्रोलियम का बात करें तो 17 अरब टन का भंडार है। भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम का उत्पादन खुद करता है। बाकी अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत होता है तो वो बाहर से क्या करता है? तो मंगाता है। पेट्रोलियम क्षेत्र का वितरण उत्तर पूर्वी प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, मुंबई है, पूर्वी तट प्रदेश, बाड़मेर बेसिन, इन सब में क्या है? तो वितरण क्षेत्र है। अब उत्तर पूर्वी प्रदेश कहने का मतलब असम घाटी, डिगबोई, नहर, कटिया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। गुजरात क्षेत्र बोले तो
अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव। मुंबई हाई का बात करें तो मुंबई तट से 176 किमी तक अरब सागर में स्थित हैं। पूर्वी तट प्रदेश का बात करें तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के बेसिन तक फैला है। और बाड़मेर बेसिन का बात करें तो राजस्थान इसमें प्रमुख है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रकृति गैस के बारे में समझें। जब हम बोलते हैं प्रकृति गैस तो कहने का मतलब भारत में अगर भंडारण का बात करें तो 700 अरब घन मीटर में प्रकृति गैस का, चूँकि गैस है कहिएगा सब में करे करोड़ टन, टन बोल रहे हैं इसलिए कि उसको तौल उसका जो है ना ये है वजन के हिसाब से बात करें, यहाँ करें गैस है तो इसलिए घन मीटर का बात कर रहे हैं। उत्पादन बोले तो 3082 करोड़ घन मीटर। उपयोग मशीन चलाने में, विद्युत उत्पादन में, खाना पकाने में, मोटर गाड़ियों को चलाने में, इन सब जगहों पे इनका उपयोग है। वितरण कहाँ है तो प्रायः पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र से ही प्रकृति गैस भी मिलता है। पूरे देश में 53 से 40 किमी गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। हाजीरा बाजी हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन देश के पश्चिमी एवं उत्तरी के औद्योगिक केंद्रों से जोड़ती है। अब विद्युत शक्ति का बात करें, है ना, विद्युत शक्ति बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति को बात समझ लेते, चलिए आइए। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति प्रकार एवं प्रमुख केंद्र क्या है तो विद्युत शक्ति के प्रकार एवं प्रमुख केंद्र का बात करें, जैसे कि जल विद्युत पहले बात करें तो मुख्य जल विद्युत परियोजना भखरा नंगल परियोजना सतलज नदी पर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और इन जगहों पर भी है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। कोसी परियोजना कोसी नदी पर, नेपाल, बिहार। रिहंद परियोजना सोन नदी पर, उत्तर प्रदेश। हीराकुंड परियोजना महानदी पर, उड़ीसा। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक। और ताप शक्ति जैसे कोयला, पेट्रोलियम एवं प्रकृति गैस से उत्पादन किया जाता है। ताप शक्ति किससे उत्पादन होता है? कोयला, पेट्रोलियम और प्रकृति गैस से। राष्ट्रीय ताप विद्युत एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, है ना, तो द्वारा देश के अधिकतर ताप विद्युत उत्पादन का कार्य होता है। एनटीपीसी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या बोले? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ये हिंदी है, इंग्लिश अगर बोले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, है ना, एनटीपीसी। अब बात करें परमाणु शक्ति, परमाणु विखंडन विधि से परमाणु शक्ति का निर्माण किया जाता है। आणविक खनिज यूरेनियम, इल्मेनाइट आदि प्रमुख परमाणु। बात करते हैं गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत एवं वितरण के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का अगर बात करें तो गुजरात, राजस्थान में अधिक संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक सेलों की सहायता से सूर्य किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पवन ऊर्जा का अगर बात करें तो तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। अगर ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा का बात करें तो खंभात की खाड़ी, कच्छ एवं सुंदरबन। भूतापीय ऊर्जा का बात करें तो हिमाचल प्रदेश, मणिकरण, लद्दाख, पूरा घाटी है। बायोगैस एवं जैव ऊर्जा का बात करें तो कचरे की ऊर्जा में बदलने की एक परियोजना दिल्ली के ओखला से शुरू की गई है ना। शक्ति संसाधनों का संरक्षण का बात करें तो ऊर्जा की बचत, ऊर्जा की बढ़त का प्रचार करना। देखिए ये नारा बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे ऊर्जा की बचत, ऊर्जा की बढ़त का प्रचार। इनमें से ये नारा बोल सकता है कि ऊर्जा की बचत, ऊर्जा की बढ़त का प्रचार क्यों किया जाता है, तो शक्ति संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में इसका प्रचार किया जाता है। ऊर्जा का प्रयोग मितव्यायी व्ययिता, ऊर्जा के प्रयोग में मितव्ययिता लाना। ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज करना
और वैकल्पिक साधनों का उपयोग पर बल देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग UNO, OPEC, WTO आदि जो है ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और इन सब पांचों के द्वारा क्या है कि हम शक्ति संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सबों के लिए कुछ कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, देखिए इन सब प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए। अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपसे इन सब प्रश्नों में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में हमें लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपको बताने की, ठीक है। तो कुल इतनी सी प्रश्न है, ये आपके लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो इन प्रश्नों का आप उत्तर देने की कोशिश करें, खुद बनाने की कोशिश करें, और नहीं हो पाता तो कमेंट में आप लिखिए, हम उन पे अलग से वीडियो बना देंगे। आप सब हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद।